जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं ना, उनकी एक ख़ास बात ये होती है कि नज़र कुछ नहीं आता। आपकी बॉडी आपके सेल्स के ऊपर ही अटैक कर रही होती है, लेकिन देखने वालों को कुछ एहसास नहीं होता। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपकी बॉडी आपके जोड़ों के सेल्स के ऊपर अटैक कर रही होती है, शदीद दर्द हो रही होती है, लेकिन देखने वालों को नहीं पता चलता। ठीक है ना। इसी तरह हैशेमोटस थायराइडाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, विजिबली आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती होती। लेकिन एक ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर देखने वालों को भी पता चल रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और वो है सोराइसिस। सोराइसिस के अंदर बेसिकली आपकी बॉडी आपकी स्किन के ऊपर अटैक कर रही होती है और स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, हाथों के बाजुओं की स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, बैक के ऊपर। ये पैचेस जो होते हैं ना, रेड एंग्री पैचेस बन जाते होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सोराइसिस बेसिकली ब्लड की डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ नहीं है। ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं एक आउटलाइन दे दूँ कि आपने सोराइसिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। अक्सर हमारी अप्रोच इस तरह की होती है क्योंकि डिजीज़ ऐसी होती हैं कि टीबी है कि टीबी की दवाई दी, टीबी के जरासीम मर गए और यह कि आपकी डिजीज़ ट्रीट हो गई। मलेरिया है आपको, ठीक है, अगर आपने मलेरिया की दवाई दी, मलेरिया ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है ना, ये मूविंग टारगेट है। मूविंग टारगेट का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बंदे को सोराइसिस के लिए सूट कर रहा है वही दूसरे बंदे को सोराइसिस के लिए सूट कर रहा हो। ठीक है ना। तो ये इसकी एक डिजीज़ की एक दवाई नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी मेडिसिन को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, जिस कस्टमाइज्ड मेडिसिन की ना मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को सोराइसिस या ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो जो है ना आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैं सोराइसिस के पैचेस ठीक करने वाली जो वो नहीं बताऊंगी, बल्कि एक ऐसी आपको स्किन के लिए अच्छी पेस्ट है वो बताऊंगी, जो कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, फ्लेकी है, आपको कोई भी स्किन इशू है ना, इंशाल्लाह सोराइसिस के अलावा भी आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद और आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस के बारे में बात करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सोराइसिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ को कॉज करने वाली क्या चीज़ है। ठीक है ना। जो कॉजिंग एजेंट होता है वो पता हो तो फिर हम इंशाल्लाह उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, वरना ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे, कॉज का पता नहीं होगा, जाहिर सी बात है रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। तो सोराइसिस है या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो है ना वो स्ट्रेस है। खा वो किसी डिजीज़ का स्ट्रेस हुआ है या आजकल जो नॉर्मल है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है। ठीक है। कुछ लोग आजकल बहुत सारे लोग ना टाइप ए पर्सनैलिटीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है। करियर का स्ट्रेस ले लिया, पढ़ाई का स्ट्रेस ले लिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सोराइसिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो आपने स्ट्रेस फ्री होना है। ठीक है। अगर आपको ख़बरों से स्ट्रेस होता है, ख़बरें सुनना छोड़ दें। अगर कोई बंदा जो आपके दिमाग की लस्सी बना रहा है उस बंदे से मिलना छोड़ दें। ठीक है। ये अगर आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपका काम जॉब इस तरह का है, अल्लाह ताला ने रिस्क कहीं और अच्छी तरह अच्छा लिखा हुआ होगा, बेफिक्र है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं है। स्ट्रेस छोड़ेंगे तब आपकी ये बीमारी सोराइसिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना वो ठीक होगी इंशाल्लाह। दूसरा बड़ा फैक्टर जो सोराइसिस को कॉज करता है, जो कि आम अक्सर लोगों को पता होता है, वो आपके केमिकल्स हैं या फ्रेगरेंसेस हैं। ठीक है ना। केमिकल्स के अंदर बेसिकली आपके पास ये जो आपके सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, इनके अंदर पैराबेन्स होते हैं, सैलिसाइलेट्स होते हैं। ठीक है। ये सारे आपको पैराबेन फ्री, बीपीए फ्री, ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स जो आप वगैरह सोप्स वगैरह यूज़ करें, साबुन वगैरह और यूज़ करें, ये आपके फ्री होने चाहिए केमिकल से, इरिटेंट केमिकल से। और ये मैंने बड़ी दफ़ा बनाने सिखाए हुए हैं। कलवंजी से साबुन कैसे बना सकते हैं, हनी का साबुन कैसे बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल का साबुन कैसे बना सकते हैं, घर के अंदर एलोवेरा का साबुन कैसे बना सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और ये चीज़ें अगर आप नेट के ऊपर लिखेंगे कोकोनट सोप या कलवंजी सोप डॉक्टर अस्मा, ये आपको इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी और आप घर में आराम से इंशाल्लाह ताला बना सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। बहरहाल तीसरी चीज़ जो आपको इरिटेंट होती है, जो सोराइसिस कॉज या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज इनफैक्ट इन जनरल कॉज करती है, वो यूजुअली होती है आपके पास हार्मोन लोडेड खाने, जैसे कि आपका रेड मीट है।
या आपका ब्रॉयलर चिकन है, या आपके अंडे हैं, या आपका दूध है, इन सबको इतने हार्मोन्स और टीके और केमिकल्स लगाए जाते हैं कि ये बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब इनके अंदर ये टीके और केमिकल्स लगाए जाते हैं तो वो ऑब्वियसली वो आपको तंग करते हैं और आपको उसकी वजह से आपका ये जो फ्लेयर अप होते हैं ना सोराइसिस के, ये हो जाते हैं। ये बात हो गई वो चीज़ें जो कि सोराइसिस को कॉज करती, एग्रेवेट करती। इनको हमने बंद करना है, तो अब अगला स्टेप हमारे पास ट्रीटमेंट का होगा। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर ये नेशनल सोराइसिस फाउंडेशन के ऊपर आपको ये तमाम साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें मिल जाएंगी और ये तमाम के तमाम रिसर्च लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ, अगर किसी को सोराइसिस है तो उसने ये सब चीज़ें एक एक करके यूज़ करनी है। यूज़ करने का क्या तरीका है, पहले जैसे अब मैं ये पेस्ट बताने लगी हूँ कि ये पेस्ट, अगर तो आपको सोराइसिस का प्रॉब्लम नहीं है, आप ये पेस्ट बनाएं, ये स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप यानी डिस्करेशन है, एक्नी है या ड्राई स्किन है, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको सोराइसिस है तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है। सबसे पहले जो एक एक इंग्रेडिएंट है ना, पहले आपने उसको अपने सोराइसिस के पैच के ऊपर चेक करना है। अगर तो आपका एक दिन में सोराइसिस का पैच ख़राब नहीं होता, एग्रेवेट ख़राब नहीं होता, तब इसका मतलब है ये वाला इंग्रेडिएंट आपके लिए सेफ़ है। अब आप अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करके मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दिन लगाया और आपका सोराइसिस का पैच एग्रेवेट हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है, अब ये चीज़ आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड कस्टमाइज्ड मेडिसिन, कि आपने किसी भी चीज़ को कैसे यूज़ करना है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जब मैं पेस्ट बना रही हूँ सोराइसिस के लिए, सबसे पहले आपने 1 टीस्पून टर्मेरिक ऐड करना है। टर्मेरिक के अंदर होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन बहुत बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। और फिर वही बात है, ये आपने खाना भी है, लगाना भी है। अगर आपने लगा के चेक किया और आपको एग्रेवेट नहीं हो रहा, ख़राबी नहीं कर रहा है, तो अब आप ये खा भी सकते हैं। खाने के बहुत तरीके हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले कलवंजी की चटनी बनानी सिखाई है, उसमें मैंने ताज़ा हल्दी जो है वो डाली है। अगर आपके पास ताज़ा हल्दी नहीं है तो आप पाउडर जो है, जैसे मैंने बताया कि इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, खानों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी होगी कि हल्दी को आपने कैसे यूज़ करना है, कि ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सोराइसिस के लिए या किसी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक होगी बात। दूसरे नंबर के ऊपर आपने अपनी पेस्ट के अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का। एप्पल साइडर विनेगर जो है ना, ये आपने देख लेना विद मदर ऑफ विनेगर हो। तिब्ब नबवी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो विनेगर होता है या सिरका होता है। और आपने ये देख लेना कि विद मदर ऑफ विनेगर हो, ये आपने 1 टेबलस्पून डालें। और ख़ास तौर पे जिनको स्कैल्प की सोराइसिस होती है ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत फ़ायदा होता है उनको जिनकी स्कैल्प के अंदर प्रॉब्लम होती है, स्कैल्प का सोराइसिस हो, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अगेन मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है, तिब्ब नबवी में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपको एलोवेरा जेल अगर आपने बाज़ार से लेनी है तो ले सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि घर के अंदर पौधा रख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कि एलोवेरा जेल की आपने जेली तकरीबन 1 टेबलस्पून जो वो इसके अंदर डाल देनी है। चौथे नंबर के ऊपर जो है ना, अब आपने इसके अंदर ऐड करना है तहीनी सॉस, बेसिकली ससेमी बटर जिसको कहते हैं ना। ये कैसे बना सकते हैं, ये भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है। ये जो है ना, ये भी आपने लिखना है गूगल के ऊपर तहीनी डॉक्टर अस्मा, और आपको इंशाल्लाह ये मिल जाएगी कि तहीनी सॉस बनाते कैसे। तो ये जो आपके सारे जो फैटी एसिड्स हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच है। आपकी जो स्किन होती है ना, उसका बड़ा कंपोनेंट जो है ना, वो अच्छे फैटी एसिड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि अच्छे फैटी एसिड्स मिल जाएँ तो स्किन अच्छी हो जाती है। आखिरी चीज़ जो है ना, वो है हनी, और हनी ओरिजिनल होनी चाहिए। हनी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इनफैक्ट ये रिसर्च है कि अगर आपने हनी लगाई है या आपने अपनी कोई जो क्रीमें जेलें मिलती हैं ना स्टीरॉइड वाली, वो लगाई हैं, दोनों की एफिकेसी एक जैसी है। आपने अपने सोराइसिस को हनी से ठीक करना है, आपकी मर्ज़ी। आपने अपने सोराइसिस को दवाइयों से ठीक करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये जो आपका पेस्ट है, इसको आपने मिक्स कर लिया। जो आपका सोराइसिस का पैच है उसके ऊपर आपने लगाना है। ओवरनाइट लगा के रखें, सुबह धो दें। सारी की सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा चंद एक चीज़ें कि अगर जैसे आपको फ़िश नहीं मिल रही है तो आप फ़िश ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स जो हैं वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
ठीक है ना। इसके अलावा तिब्ब नबवी के अंदर अक्सर आपने देखा होगा मशरूम का जिक्र। मशरूम्स के अंदर से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मशरूम है ना वो है रीशी मशरूम। इस रीशी मशरूम जो है ना वो मेरे पास क्लिनिक में इस तरह की बॉटल के अंदर कैप्सूल फॉर्म में अगर आपको फुल मिल जाता है, मशरूम मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि रीशी मशरूम को आपने कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगेन आपने नेट के ऊपर लिखना है रीशी मशरूम डॉक्टर अस्मा, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में, डोज वगैरह क्या है, ठीक है। इसके अलावा तिब्ब नबवी में और वैसे तिब्ब नबवी में भी और उसके अलावा बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आपका कॉस्टस है, ठीक है। कॉस्टस जो होता है ना वो बेसिकली किस्तल बाहरी होती है, किस्तल हिंदी होती है, वो आपने यूज़ करनी है। और ये जो तिब्ब नबवी की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप खा कर हर चीज़ की तरह खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ये है कि ये आप बराबर मिकदार में अगर आपने कलवंजी है, किस्तल बाहरी है, ये जो है ये आप पीस के रख ली है तो ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। आप रोज़ाना का 1 टीस्पून खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आयुर्वेदा में, चाइनीज़ मेडिसिन में एक बड़ा अच्छा उसूल है कि जो चीज़ आप खा सकते हैं ना बस वही स्किन के ऊपर लगाएं, क्योंकि एंड में एब्जॉर्प्शन तो आपकी स्किन से भी उसी तरह ही होनी है जैसे कि आपने खाना है, वो भी अंदर ही जाना है। अच्छा, इसके साथ जो डाइट है वो आपने ना लो कार्ब डाइट फॉलो करनी है। लो कार्ब डाइट के ऊपर भी मेरा सारा चैनल बेसिकली लो कार्ब डाइट के ऊपर है। सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, खाना आपका बंद नहीं होगा, खाना आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि गंदम है, इन्फ्लेमेटरी है, आपके पास चीनी इन्फ्लेमेटरी है, ये चीज़ें बंद कर दें। ये बंद करेंगे तो कोई भी दवाई असर करेगी, खा वो तिब्ब नबवी की है, खा वो एलोपैथी है, खा वो चाइनीज़ है, तमाम की तमाम ने असर तभी करने हैं कि जब आपको जो चीज़ कॉज कर रही है ना उसको आप ख़त्म करें, ठीक है। स्ट्रेस है, केमिकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा डाल देते चीज़ों के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर बड़ी कैपेसिटी है टू रिवाइव इट सेल्फ, टू रीजनरेट, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने मुस्तकिल जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है उसको आपने बंद कर दिया है। अब बॉडी इस कैपेसिटी की मशीन है आपकी कि वो चीज़ नई बना ले और अच्छी बनाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।